नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बहुत स्वागत है आप सभी का। आपने पहले सुना होगा सब्सिडी शब्द, फिर मुफ्त का शब्द हम सुनते आए, कभी कभी किसी ने खैरात भी कह दिया, फिर फ्री भी शब्द सुना हमने, उसके बाद रेवड़ी का भी शब्द आ गया, फ्री फंड सुनाई दिया था कुछ दिनों पहले, और आज इलेक्शन बी, हिंदी में इसका अनुवाद करें तो चुनावी मधुमक्खी, इस जुमले का भी आविष्कार हो चुका है। यह शब्द आज बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहे हैं। ये शब्द कहे गए हैं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के लिए, उनकी पॉलिटिक्स के लिए। अब बीजेपी ने आज क्या ताजा आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, और उनको इलेक्शन बी यानी चुनावी मधुमक्खी किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, सुनाते हैं पहले आपको उनका बयान। ही इज जस्ट एन इलेक्शन बी। बी मतलब BEE, मधुमक्खी। मतलब जैसे ही इलेक्शन आएगा भन बना करके झूठ बोलना और पूरे माहौल को खराब करना कुछ नहीं, केवल एडवर्टाइजमेंट करना, यही उनका विषय है। अरविंद केजरीवाल जी का एक ही मत है, एक ही उद्देश्य है, कैसे भी करके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की प्राधान्यता स्थापित हो देश में, उनके एम्बिशंस फुलफिल हो, उनकी महत्वाकांक्षा आगे बढ़े। इसलिए झूठ दिन पर दिन किस प्रकार से वो परोस रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। ये कल फ्रीबीज क्या है, वेलफेयर स्कीम क्या है, इसको लेकर लड़ाई हुई। तो बी को हनी चाहिए और हनी के लिए मनी चाहिए, और ये मनी कहां से आएगा आपकी हमारी जेब से ही, और सारा झगड़ा सारा विवाद इसी पर है। हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट है, मतलब हर वर्ग का ख्याल रखना यह राज्य का काम है, उसकी जिम्मेदारी है। कतार में खड़े आखिरी आदमी को वेलफेयर स्टेट के लिए भगवान माना जाता है। गरीब को गरीब समझकर योजनाएं उसके दरवाजे तक, उसकी जेब तक पहुंचाना एक बात है, लेकिन गरीब को वोटर समझना और चुनाव से पहले जो शब्द प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया, रेवड़ी उस तक पहुंचाना, इसने वेलफेयर स्टेट को इलेक्शन स्टेट बना दिया। मतलब गरीब गुरबा माई बाप नहीं, चुनाव माई बाप है। साफ साफ कहें तो चुनाव जीतने के लिए टैक्स पेयर के पैसे से वोट खरीदने की सस्ती राजनीति, जिसे प्रधानमंत्री ने कहा शॉर्टकट का शॉर्ट सर्किट, आज उसे इलेक्शन बी कह दिया गया है। लेकिन इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ये कहते आए हैं कि जो पैसा करप्शन में जाता था, भ्रष्टाचार में जाता था, वही पैसा अगर रोक लिया जाए, जो वो रोकते हैं, तो उस पैसे से मुफ्त एजुकेशन, मुफ्त इलाज, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी एक गरीब आदमी को क्यों ना मिले। आखिर ये उसी का पैसा है और हम उसी को लौटा रहे हैं। बीजेपी कहती है ये फ्री में नहीं मिलता, ये शराब की कमाई से दिया जाता है, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना है। पहले दिल्ली में यही किया गया, फिर पंजाब में, और अब गुजरात में, हिमाचल में यही इरादा है। तो अब आज हमारे साथ दो बड़े वरिष्ठ मेहमान जो हैं जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ लोकसभा सांसद मनोज तिवारी जी हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी हैं। बहुत स्वागत संजय जी का, मनोज जी का आज हमारे इस कार्यक्रम में। दोनों की मुलाकात पार्लियामेंट में रोज होती होगी, और दोनों ही चूंकि अपनी अपनी पार्टी के पार्लियामेंटेरियन है, तो इस नाते अगर ये फ्री भी या सब्सिडी कह लीजिए, कुछ लोग इसे कहते हैं सब्सिडी भी बीमारी है देश के लिए, तो अगर इसका कोई इलाज करना है या जायज से जारी रखना है, तो इन्हीं को मिलकर तय करना है संसद के अंदर। मैं शुरुआत करना चाहता हूं संजय जी से, क्योंकि आज संबित पात्रा जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बीजेपी की, उसके बाद आपने भी जवाब दिया। हमने कहा आप आज हमारे साथ लाइव हैं तो सीधे ही आपसे पूछ लें। अब ये इलेक्शन बी, उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि वेलफेयर स्कीम भी छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं मुफ्त देते हैं वो भी गलत है, केवल और केवल चुनाव के लिए घोषणा, और घोषणा सिर्फ विज्ञापन में है, जमीन पर कुछ नहीं। देखिए सौरभ जी, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी में मैं नहीं जाऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। देश का मसला है और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए इसमें हमको गंभीरता और संजीदगी से बात करनी चाहिए। और देश की अर्थव्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बर्बाद कर दिया है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह सरकार चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। चंद पूंजीपतियों को लाखों करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया, पहले उनका एनपीए हुआ, बाद में उसको राइट ऑफ कर दिया गया, यानी कि बैंक के खातों की लिस्ट से उसको बाहर कर दिया गया। और यह अमाउंट छोटा मोटा नहीं है सौरभ जी, 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया, 11 लाख करोड़ रुपए। और यह पैसा जब माफ किया गया, उसकी वापसी के बारे में सवाल पूछा गया पार्लियामेंट में, क्योंकि कल
कुछ चैनल पे भाजपा के लोग ये कह रहे थे कि 8 लाख करोड़ रुपए वापस आ गया, 8 लाख करोड़ रुपए वापस आ गया। अरे भैया, हम एनपीए का सवाल नहीं कर रहे हैं, एनपीए में कितनी आपने रिकवरी की। हम ये पूछ रहे हैं कि जितने लोन आपने माफ किए, राइट ऑफ किए, यानी कि बैंक की बैलेंस शीट से कर्जदारों का जो नाम आपने हटाया, उसमें से कितना पैसा आपने वापस किया। तो मेरी बात मत मानिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। आपके वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ जी ने पार्लियामेंट में जवाब दिया है 21 दिसंबर 2021 को, 7 दिसंबर 2021 को। और यह बयान क्या कहता है? यह बयान कहता है 86,986 करोड़ रुपए राइट ऑफ लोन में से वापसी मिला है। यानी कि 11 लाख करोड़ रुपए में से 12 लाख करोड़ रुपए में से जो पैसा बाकी था, माफ किया गया था, जो राइट ऑफ किया गया था, उसमें से 11 लाख करोड़ रुपए वापस, ये 86,986 करोड़ रुपए वापस आया। ये मेरा बयान नहीं है, इनके मंत्री का बयान है। अब आपने फ्रीबी की जो बात कही, उसको कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे पूछना चाहता हूं सौरभ जी, जो आदमी गरीब है क्या उसके बच्चे को निःशुल्क शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? जो आदमी गरीब है क्या उसके मां बाप को इलाज नहीं मिलना चाहिए निःशुल्क? उसको दवा नहीं मिलनी चाहिए? जो आदमी गरीब है क्या उसके घर के बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा निःशुल्क करने का अधिकार नहीं है? हमारी माताएं बहनें, गरीब की बेटी कॉलेज जाने के लिए अगर उसके पास पैसा नहीं है, मजदूर महिला उसके पास अगर एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए पैसा नहीं है, तो उसको क्या फ्री की यात्रा नहीं मिलनी चाहिए, निःशुल्क यात्रा नहीं मिलनी चाहिए जी। गरीब के पास पैसा नहीं है तो निःशुल्क रोशनी नहीं मिलनी चाहिए, बिजली नहीं मिलनी चाहिए। और ये सब हम किसके पैसे से दे रहे हैं? आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही। भारत के संविधान ने कहा कि सरकार एक लोक कल्याणकारी संस्था है, सरकार कोई मुनाफा कमाने वाली कंपनी नहीं है। हम जनता के टैक्स का पैसा जनता के ऊपर खर्च करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जनता के टैक्स का पैसा, बैंकों में जमा पैसा जनता का, वो चंद पूंजीपतियों पे लुटाती है और वो देश को कंगाल बना रहे हैं। ठीक। कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटा के 22% किया गया। 1,80,000 करोड़ रुपए का देश के बजट को घाटा होता है। जी संजय जी। पूंजीपतियों का टैक्स आप घटाते हैं, आटे पे, दाल पे, चावल पे, दूध पे, दही पे, छाछ पे आप टैक्स बढ़ाते हैं। ये कौन सा अर्थशास्त्र है आपका? जब गरीब आदमी के जेब में पैसा ही नहीं होगा तो वो बाजार में खरीदेगा क्या? बाजार की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? तो हम आम आदमी को, केजरीवाल का मॉडल है आम आदमी को मजबूत करो, नरेंद्र मोदी जी का मॉडल है अपने मित्रों को मजबूत। संजय जी, मैं जवाब ले लूं आपकी बात का। यही बुनियादी फर्क है इन्हीं बातों पे। आपने कहा आप आम लोगों का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा उन्हीं को लौटाते हैं, गरीबों को मदद के लिए उन्हीं को समर्थ बनाने के लिए करते हैं। ये वही पैसा जो है चंद उद्योगपतियों का कर्ज माफ करने के लिए करते हैं, जिसका आपने भी एक आंकड़ा दिया 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। मनोज जी, पहले इसी बात का जवाब दे दें। सौरभ जी, संजय जी अच्छी तरह जानते हैं कि वो जो बोल रहे हैं उसका आधार नहीं है टीवी पे बोलने के लिए। ये बातें सनसनी फैलाने के लिए बहुत अच्छी है। मैं आपको बता रहा हूं, पहले संजय जी को इस करेक्ट करना चाहिए, वो सांसद हैं। राइट ऑफ कभी भी माफी नहीं होती है। राइट ऑफ का मतलब होता है कि जिन लोगों को पिछली सरकारों ने ऐसा कर्ज दिया जो आने का कहीं संभावना तक नहीं दिखता था, ऐसे पैसे को किस तरह से वापस लाया जा रहा है, उस सिस्टम को राइट ऑफ कहते हैं। और आपकी जानकारी पे मैं बताऊं, अभी 8.6 लाख करोड़ का डूबा हुआ कर्ज इस सरकार में 14 के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वापस लाया है, जिसका कहीं दूर दूर तक आने का चांस नहीं था। और उसके आने के बाद भी संजय जी कहेंगे कि बर्बाद कर दिया। अगर 8.6 लाख करोड़ रुपया वापस लाना इसको बर्बादी कहते हैं, तो संजय भाई आप इसको ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं। एक महीने में जीएसटी 1,60,000 करोड़ का रिकॉर्ड आंकड़ा टच किया, जो कि पहले 25-30 हजार करोड़ आता था। क्या यह बर्बादी है देश की? हमारे देश में संकट आया तो 80 करोड़ जनता को
इस देश के किसानों के सामर्थ्य से, नरेंद्र मोदी जी की सूझबूझ से उनको हम लगातार कोविड के संकट काल में फ्री अनाज दे रहे हैं। और उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं कहते जी। एक वेलफेयर स्कीम आई और हर गरीब को उसके घर हमने पहुंचाया। एक मिनट, हमने अभी 4 लाख मेगावाट बिजली पैदा करना शुरू कर दिया। आज हमारे देश में बिजली हमारी जरूरत से 2,15,000 मेगावाट की आवश्यकता है, 4 लाख मेगावाट हम पैदा कर रहे हैं। ये क्या बर्बादी है। अब मैं आता हूं रेवड़ी पे। ये रेवड़ी बांटना क्या है? असल में जो मुख्य मुद्दा है ना सौरभ जी, उससे संजय जी बड़ी बारीकी से निकल जाते हैं। रेवड़ी बांटना उसको कहते हैं कि पानी माफ, बिजली हाफ। सब सोचता है चलो मेरा भी बिजली हाफ हो जाएगा। चुनाव जीतने के बाद कहना कि नहीं नहीं 20,000 लीटर पानी माफ और मात्र 400 यूनिट का हाफ। इसको कहते हैं रेवड़ी बांटना। आपने सपना दिखाया पानी माफ, बिजली हाफ, सबने सोचा कि बड़ा अच्छा स्कीम है, इसको कहते हैं रेवड़ी बांटना। एक और एग्जाम्पल दूंगा। संजय भाई जी ने कहा कि बस में फ्री यात्रा करा रहे हैं। मैं आज इंडिया टीवी के मार्फत पूरे देश के लोगों को बोलना चाहता हूं, 3 करोड़ लोग और 3500 बस किसमें फ्री चलाएंगे? अरे पहले लोगों के लिए बस तो ला दीजिए। रिक्वायरमेंट है 11,000 बसों की। वादा कर रहे थे कितनी बसें लाएंगे, अभी 150 बसें हमारी केंद्र से हम लोगों ने दिया दिल्ली को, उसको भी अरविंद केजरीवाल जी अपना एडवर्टीजमेंट करते रहे। तो ये रेवड़ी बांटना बंद करना पड़ेगा। अगर आप बस में फ्री यात्रा कराना चाहते हैं तो बस तो होनी चाहिए। नहीं, एक बात बताइए मनोज तिवारी जी, एक सेकंड। प्रधानमंत्री जी की चिंता तो ये है, जब उन्होंने रेवड़ी शब्द इस्तेमाल किया, कि अगर इस तरीके से रेवड़ियां बांटते रहे तो देश के जो राज्य हैं उनकी अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो जाएंगी, राज्य कंगाल हो जाएंगे। उनकी चिंता तो ये है। आपका आरोप इन पर यह है कि ये जो कहते हैं वो फ्री देते नहीं है। मतलब इनको पानी पूरा फ्री करना चाहिए, बिजली हर किसी की पूरी फ्री करनी चाहिए, इनको ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से मुफ्त कर देना चाहिए, पूरी फ्री। इन्होंने वादा किया था कि एक मिनट संजय जी मेरे बाद आइएगा। इन्होंने वादा किया था पानी माफ, बिजली हाफ। क्या उन्होंने संजय जी ने करके दिया? मैनिफेस्टो भी मेरे पास है, पोस्टर भी हमारे पास है। और आप क्या हर व्यक्ति को बस दे सकते हैं? अगर बस दे दी जाती तो आज इस दिल्ली की क्या मनोज जी, मेरा सवाल वही का भैया, मैं तो यही पूछ रहा हूं आपसे। जवाब हमको दे दे। मैं तो वही पूछ रहा हूं आपसे, अगर ये कर देती तो क्या ठीक करते? प्रधानमंत्री की चिंता तो यह है कि ये मुफ्त 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 बंद होना चाहिए। नहीं, देखिए इस बात को समझने की आवश्यकता है। मुफ्त के हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन आप मुफ्त के लिए स्टेट को अगर कर्ज में डुबा दे रहे हैं तो उसको हम विरोधी हैं। ठीक है। किसी को कैटेगरी के वाइज मुफ्त देना, इसको हम लोग वेलफेयर स्कीम बोलते हैं। उसके लिए किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप रेवड़ी बांटते हैं, कहते कुछ और है और करते कुछ नहीं। ठीक है। आपने कहा यमुना जी में 5 साल में डुबकी लगाएंगे, दिल्ली को लगवाएंगे, तो लगा सकते हैं क्या? बात इसकी करनी चाहिए। और आटा दूध पे कोई टैक्स नहीं है। मैं देश को बार बार संजय जी गुमराह कर रहे हैं। हमारे गांव से, हमारे बिहार के अतरवलिया से, खरहना से पटना अगर ले जाकर के आप दूध बेचते हैं, किसी को कोई टैक्स नहीं है। अच्छा ठीक है मनोज जी, मैं जरा जवाब ले लूं। मैं मनोज जी उत्तर दे लेता हूं। अभी आपने बहुत सारे आंकड़े भी गिनाए, आपने बताया इतना टैक्स आ गया, जीएसटी में रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, हमारा ये इतनी बिजली पैदा हो रही है। कल तो मैं सुन रहा था अरविंद केजरीवाल जी को, वो तो बार बार एक ही चीज पूछ रहे थे कि केंद्र का पैसा गया कहां? केंद्र ने हर चीज पर टैक्स लगा दिया तो पैसा कहां चला गया? अभी वो बता रहे हैं कि इतना रिकॉर्ड पैसा आ रहा है। संजय जी, सौरभ जी, अभी वो कह रहे थे कि आटा पे और चावल पे टैक्स नहीं है। मैं मनोज भाई से पूछना चाहता हूं, और सौरभ जी आप भी दिल्ली में ही रहते हैं, यहाँ पे कितने आटे की चक्की है दिल्ली में जहाँ पे गेहूं ले जाके पिसवाते हैं? हर जगह पैकेट का आटा गरीब आदमी भी दिल्ली में खरीदता है, मुंबई में खरीदता है, पटना में खरीदता है, बनारस में खरीदता है, लखनऊ में खरीदता है।
सूरत में खरीदता है, अहमदाबाद में खरीदता है। आज पैकेट का आटा हर व्यक्ति खरीदता है। अब ऐसी गुमराह करने वाली बातें क्यों देश के सामने बोलते हैं जिस पे लोगों को यकीन ना हो, भरोसा ना हो। और सौरभ जी, मैं चाहता हूं आप अपने दर्शकों को मेरी भी बात ना माने और ना मनोज तिवारी जी की बात माने। एनपीए और राइट ऑफ का मतलब आप समझाइए, क्योंकि मैं बोलूंगा तो वो कहेंगे राजनीति कर रहे हैं। एनपीए का मतलब होता है बैड लोन, यानी कि जो लोन लगातार डिफॉल्ट करता जाए, अगर 3-4 किस्त कोई आदमी ना भर पाए, वो एनपीए में डाल दिया जाता है। और जब एनपीए से थक जाता है बैंक मांगते मांगते पैसा, तो फिर वो राइट ऑफ कर दिया जाता है। और जो राइट ऑफ कर दिया जाता है उसका मतलब बैंक की बैलेंस शीट से उन कर्ज के बकायेदारों का बकाये का नाम हटा देना। और वो कर्ज के बकायेदारों के जो नाम आपने हटाए हैं उसका अमाउंट है लगभग 12 लाख करोड़ रुपए। नहीं संजय जी, ठीक है, एनपीए में और एनपीए में और राइट ऑफ में फर्क है, आपने ठीक कहा, लेकिन राइट ऑफ में और वेव ऑफ में भी तो फर्क है। अभी आपने खुद ही जो आंकड़ा दिया, आप मेरी बात, अभी एक सेकंड, अभी आपने खुद ही जो शुरुआत में आंकड़ा दिया था कि 12 लाख करोड़ रुपए में से, एक सेकंड सर, आपने खुद कहा 12 लाख करोड़ से ज्यादा का राइट ऑफ किया गया था, उसमें से 86,000 कुछ करोड़ रुपया इन्होंने रिकवर किया। तो इसी में निहित है कि राइट ऑफ कर देने का मतलब यह नहीं है कि आपने उसको माफी दे दी कि जाओ तुमको लौटाना ही नहीं है। राइट टू रिकवरी, राइट ऑफ रिकवरी ऑफ दैट मनी वो बैंक के पास है। वो क्या कह रहे हैं? अरे भाई मैं क्या कहना, सौरभ जी, ये पैसा डूबता ही डूबता है, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। पिछले 5 वर्षों में उन 12 लाख करोड़ में से इनका मंत्री कह रहा है कि 86,000 करोड़ ही वापस हुआ है। वो आपको आंकड़ा दे रहे हैं एनपीए की रिकवरी का। मैं बात कर रहा हूं राइट ऑफ किए गए लोन की रिकवरी का। और राइट ऑफ किए गए लोन की रिकवरी का यानी जिन कर्जदारों के नाम ही आपने बैंक की बैलेंस शीट से गायब कर दिए, वो वापस हुआ है 5 वर्षों में 86,000 करोड़ रुपए। ये आपके वित्त मंत्री का जवाब है, ये आपके वित्त मंत्री का जवाब है मनोज तिवारी जी। इसलिए देश को इस तरीके से गुमराह मत कीजिए कि राइट ऑफ क्या होता है और एनपीए क्या होता है। और मैं चाहता हूं कि आप किसी बैंक के एक्सपर्ट को जोड़ लीजिए सौरभ जी, और देश को बताइए कि एनपीए क्या होता है और राइट ऑफ क्या होता है। यह इनके मंत्री का जवाब है, इसको अपने चैनल पर भी दिखाइए आप। 7 दिसंबर 2021 को राज्यसभा में दिया गया बयान। तो आप मुझे बताइए, आपके पास 68 भगोड़े, आपको सोच के भी शर्म आएगी सौरभ जी, जो लोग भगोड़े हैं घोषित तौर पे भाग गए पैसा लेके हिंदुस्तान का, उन भगोड़ों का 50 भगोड़ों का 68,000 करोड़ रुपए इस देश की सरकार ने माफ किया है। 68,000 करोड़ रुपए। और गरीब आदमी से आप आटे पे, दूध पे, चावल पे आप टैक्स ले रहे हैं। और बताइए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यहां तो बिजली माफ आई नहीं। अरे भैया 90% लोगों की बिजली माफ आए हैं यहां पे, जीरो बिल। दिल्ली के अंदर 90% लोगों के पानी माफ आते हैं, जीरो बिल। आप पता नहीं किस प्रकार की बात कर रहे हैं। और ये सारी सुविधाएं देने के बाद, माताओं बहनों को बस की यात्रा निःशुल्क देने के बाद, तीर्थ यात्रा निःशुल्क देने के बाद, दिल्ली की सरकार पिछले 8 वर्षों से मुनाफे का बजट दे रही है सौरभ जी। तो हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है, केजरीवाल जी का मॉडल अच्छा है कि शिक्षा निःशुल्क, स्वास्थ्य निःशुल्क, बिजली निःशुल्क, पानी निःशुल्क, बुजुर्ग की तीर्थ यात्रा निःशुल्क, माताओं बहनों को बस की यात्रा निःशुल्क, उसके बाद भी मुनाफे का बजट। क्यों? क्योंकि हम आम आदमी के जेब में पैसा देते हैं। नहीं, बीजेपी के नेता तो आंकड़ा गिना रहे थे कि दिल्ली जल बोर्ड कर्जे में, बिजली की कंपनियां कर्जे में, डीटीसी भी कर्जे में। एक सेकंड, एक बात पे हमारी उनकी सहमति है, मैं इस पे बात अपनी खत्म करूंगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ 3500 बसें हैं। मनोज तिवारी जी दिल्ली के सांसद हैं, उनकी चिंता है कि सबके लिए फ्री होनी चाहिए। चलिए, बस जब तक खरीदी जाएगी। मेट्रो तो चलती है, मेट्रो में फ्री करा दीजिए ना, सारी मेट्रो में फ्री करा दीजिए माताओं बहनों के लिए। हम आपके साथ खड़े हैं, इसी पे उनसे हां करा लीजिए। अभी कराता हूं। जब हम कहते हैं कि मेट्रो में निःशुल्क यात्रा कर दो, कहते नहीं यह नहीं हो सकता, हम विरोध करेंगे। केजरीवाल जी ने, आपको याद होगा, पहले एक प्रपोजल बना के भेजा कि भाई मेट्रो में भी निःशुल्क यात्रा। नहीं, मेट्रो में हम नहीं देंगे निःशुल्क यात्रा।
नहीं संजय जी, इस बात का जरा जवाब दीजिए ना, इसमें कितनी सच्चाई है कि आप बिजली फ्री देते हैं, लेकिन आप बिजली फ्री देते हैं लेकिन बिजली कंपनियां जो हैं वो उनकी देनदारी है। दिल्ली जल बोर्ड जो है आप पानी फ्री देते हैं वो कर्जे में है, डीटीसी पे ऊपर भी कर चढ़ा हुआ है, आप महिलाओं को दिल्ली में फ्री राइड देते हैं। देखिए, हम सब कुछ जनता के द्वारा दिए गए टैक्स के जो बजट का पैसा है उसी से सब कुछ देते हैं, और उसके बावजूद मुनाफे का बजट देते हैं। जब हम आए थे तो हमारा बजट था 30,000 करोड़ रुपए, आज की तारीख में 62,000-65,000 करोड़ का दिल्ली का बजट है। तो ये मुनाफे का बजट इसलिए है कि हम आम जनता को जब बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा में राहत देते हैं तो उसके जेब में जो बचत होती है वो बाजार की अर्थव्यवस्था में उसको खर्च करता है। इस मॉडल को समझिए ना। आप तो अपने एक मित्र को 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा देते हैं, 2.5 लाख करोड़, जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। चलिए ठीक, मनोज जी इस बात का जरा जवाब दे दें। आप भी कह रहे थे कि बसें नहीं है दिल्ली में, उन्होंने कहा मेट्रो में फ्री करा दीजिए। चलिए हमारे साथ, सौरभ जी इनके साथ चलूंगा। आप देखिए, अभी जो संजय जी ने बात कही है उसी को रेवड़ी बांटना कहते हैं। संजय जी सारी बातें कर रहे हैं, संजय जी एनपीए और संजय जी उसकी कर्ज वसूली को अलग अलग डिफाइन करना चाहते हैं, लेकिन वो रेवड़ी बांटने पे बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपके सामने उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या हर नागरिक को फ्री देना आवश्यक है या गरीबों को फ्री देना आवश्यक है? इस देश में बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए एक व्यवस्था है, उनकी जरूरत जरूर पूरी होनी चाहिए, लेकिन जो बहन कहती है कि हमको फ्री का बस नहीं चाहिए, हमको बस चाहिए जिसमें मैं आराम से बैठ करके और अपने गंतव्य पे जा सकूं, आपने उसकी व्यवस्था की क्या? नहीं किया। आज दिल्ली का कोई व्यक्ति बस में, कोई भी अच्छा व्यक्ति जो सोचे कि हम थोड़ा सा 2 पैसा खर्च करके बस से अपनी दूरी तय कर लें, वो जा सकता है क्या? कोई घर का आदमी अपने, जो भी आज गाड़ियों की संख्या क्यों बढ़ रही है दिल्ली में, एक बात। दूसरी बात, आज संजय जी ने इतना बड़ा एक गलत आंकड़ा, झूठ शब्द मैं इनके लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि अनपार्लियामेंट्री है, झूठ बोलने की मशीन अरविंद केजरीवाल जी तो हो गए हैं, लेकिन हमारे संजय जी का यह कहना कि 90% लोगों की बिजली फ्री है, मैं दावा करता हूं सर। सौरभ जी, आप एक दिन मौका निकाल करके इस पे आपको आरटीआई की रिपोर्ट के साथ, लोगों की रिपोर्ट के साथ एक प्रोग्राम बना लीजिए। अगर दिल्ली में 9% से ज्यादा लोगों की बिजली अगर सस्ती हुई तो मनोज तिवारी सांसद पद से इस्तीफा दे देगा भाई साहब। यह अभी क्या कारण हुआ कि अक्टूबर से वो भी 9% को भी बिजली जो मिल रही थी फ्री, उसको खत्म करने का अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा कर दी है। 90% लोगों की फ्री बिजली आ रही है दिल्ली में। आप संजय जी, मैं इस प्रश्न के साथ आपके साथ जहां कहेंगे, जिस लेवल पे कहेंगे, मैं चलने को तैयार हूं, और इसके बाद तो कोई बात बचती नहीं है। आप इस तरह से झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात, भगोड़े, संजय भाई, नरेंद्र मोदी की सरकार में भगोड़े नहीं बच सकते, अपराधी नहीं बच सकते, जो लोग करप्शन कर रहे हैं नहीं बच सकते। आपने अभी दूर क्या जाए, हम दिल्ली में ही देखिए ना, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, माननीय कोर्ट ने भी इनको राहत नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी के सरकार में किसी भी निर्दोष व्यक्ति को एक रत्ती की सजा नहीं हो सकती, और जो दोषी है ना, वो दुनिया में कहीं भी भाग जाए सर, वो बच नहीं सकता है। और पहली बार ऑयल बॉन्ड भी किसी और ने भरा, भर हम रहे हैं हर साल जी, कर्जा भी किसी और ने लिया, भर हम रहे हैं, और आपके टारगेट पे बीजेपी है। मैं समझता हूं इस डेटा को करेक्ट करिए। फ्री बीच की जब जब बात होगी भाई साहब, ऐसा क्या हो गया कि जैसे ही रेवड़ी बांटने की बात मोदी जी ने कही, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, वैसे ही सबसे बड़ी परेशानी अरविंद केजरीवाल जी को हो गई।
अच्छा इसको एक बार ये डिसाइड लेकिन रेवड़ी जरूर बांटने करना से चाहिए अरविंद मनोज जी और को संजय जी। क्यों मेरा आप दोनों से परेशानी आग्रह है, है? चर्चा में जितना क्योंकि- समय बाकी है इस बहस को, क्योंकि विषय बहुत सारे हो जाएंगे, हम हर किसी पर बात नहीं कर पाएंगे। ये आज तय हो, आप दोनों लोग बैठे, फ्री भी कहते हैं किसको है, क्या चीज है जो जायज है जनता को देना, मुफ्त में देना, और क्या वो चीज है जिसको आप रेवड़ी कह सकें या केवल जनता को लुभाने के लिए कह सकें। मैं आप दोनों की पार्टियों के उदाहरण दे सकता हूं। अभी बीजेपी की बोल रहे हैं तो मैं बीजेपी के लिए बोलता हूं। हिमाचल में ये कहा, इन्होंने कहा हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आम आदमी पार्टी ने। आपकी पार्टी ने कहा हम 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आपने भी फ्री की बात करी मनोज तिवारी जी, आपकी पार्टी ने। यूपी में अभी आपने इलेक्शन लड़ा, यूपी में आपने कहा हम 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन देंगे। अब ये फ्रीबी में आता या नहीं आता आप बताइए मुझे। आपने कहा कि हम नाव खरीदने के लिए 40% सब्सिडी देंगे निषाद समाज को। उज्ज्वला लाभार्थियों को होली दिवाली पर हम 2 मुफ्त सिलेंडर देंगे। कॉलेज जाने वाली महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को मुफ्त स्कूटी देंगे। ये सारी चीजें फ्री भी है या नहीं है, पहले ये बता दीजिए, फिर मैं आम आदमी पार्टी की बताता हूं। सौरभ जी, मैंने शुरू में ही कहा कि रेवड़ी बांटना, जिसको हम नकारात्मक फ्री बीज मानते हैं, उसके तहत यह नहीं आता है कि किसी सरकार ने कोई घोषणा की, उसको पूरा किया और पूरे स्टेट की अर्थव्यवस्था को पहले से बेहतर लाके भी खड़ा कर दिया। अगर आप फ्री पानी की बात करे थे पूरी दिल्ली से, आज जल बोर्ड पे 60,000 करोड़ का बकाया क्यों है? कौन भरेगा? मनोज तिवारी नहीं भरेंगे तो मनोज तिवारी की संतान भरेगी। अनिल गुप्ता जी नहीं भरेंगे तो अनिल गुप्ता की संतान भरेगी। अगर उसको हमारे ढकोलिया जी नहीं भरेंगे तो उनकी संतान भरेगी। जी, कोई ना कोई तो भरेगा सर। ये तो कह रहे हैं दिल्ली का बजट अगर सरप्लस है, कर्ज चढ़ाते हुए रेवेन्यू सरप्लस आप बजट है, कह रहे हैं के तो। जाते हैं तो दैट इज रेवड़ी। सरप्लस बजट है तो बसें क्यों नहीं आ रही हैं? सरप्लस बजट है तो हमारे शिक्षक यहां के हर स्कूल में प्रिंसिपल क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक है। सरप्लस बजट है तो आज 500 नए स्कूल बनने थे, वो क्यों नहीं एक भी बना? अगर सरप्लस है तो हॉस्पिटल सिर्फ कागज में क्यों बन रहा है? हम जाकर के जमीन पे देखे हैं, 1258 करोड़ रुपया आप कागज में लेकर के खा गए। सरप्लस अगर बजट है तो सिर्फ शराब पिला करके पैसा लाने की अच्छा कोशिश चलिए, क्यों ठीक हो है। रही है? पहले ये एक हमारा मिनट जरा इस प्रश्न है। सरप्लस बजट का ही जवाब, अभी आपने जो आरोप लाया दे दे संजय जी, फिर आपकी फ्री बीस पर। देखिए, पहले तो मैं इनको स्कूल का पता बता दूं, और 22,000 कमरे स्कूलों के अंदर बने हैं दिल्ली के अंदर। जमीनें आपने नहीं दी, जमीनें आपके पास हैं, बावजूद इसके जो स्कूल थे सरकारी स्कूल, उसके अंदर 22,000 नए कमरे दिल्ली के अंदर बने हैं। जो नए स्कूल बने हैं उसका भी नाम बता देता हूं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 17 द्वारका, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 22 द्वारका फेज 2, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मदनपुरा खादर फेज 2, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मदनपुरा खादर फेज 3। आपको ये पूरी लिस्ट कहिए तो आपके घर पे भेज दूं या चैनल पे आप दिखाना चाहे दिखा दीजिए। कितने स्कूल है संजय और जी? मनोज तिवारी दिल्ली के सांसद है, जाके घूम ले। आप सिरे से आप लोग खारिज कर देते हैं एक एक चीज को। अरे दिल्ली के सरकारी स्कूलों को, केजरीवाल जी के मॉडल को, जिसमें स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं, बच्चे एयर कंडीशन कमरे में बैठ के पढ़ते हैं, उन स्कूलों को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी, ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का स्कूल देखना है। आप लोग कैसी बातें सिरे से खारिज करते जाते हैं। हमारे मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव ने इसकी तारीफ की। हमारे मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री आती है। दिल्ली के मॉडल को देखने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं। दिल्ली का केजरीवाल मॉडल आज ब्रिटेन और अमेरिका तक में मशहूर हो रहा है। इसलिए इसकी आलोचना करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। हां, यह जरूर है कि इससे आप लोगों की बौखलाहट समझ में आती है कि आप किसके लिए काम करना चाहते हैं। सरप्लस बजट तो सीएजी ऑडिट में निकल के आया है, उसमें आपके प्रमाण की क्या जरूरत है। तो दूसरी बात यह है कि आज आम आदमी पार्टी जो जनता के लिए काम कर रही है, उस पर रोक लगाने की कितनी बौखलाहट है आपको, और कितनी आपको बेचैनी है कि आपके दोस्तों का फायदा नहीं हो पाएगा। डीएचएफएल कंपनी है सौरभ जी, एक 42,817 करोड़ रुपए का उसने बैंक घोटाला किया।
और आपको मालूम है उस पार्टी ने, उस कंपनी ने कितना चंदा दिया है बीजेपी को? 29 करोड़ रुपए चंदा दिया। एबीजी शिपयार्ड है, पानी के जहाज बनाने की कंपनी, उसने मालूम है कितना घोटाला किया? 28 बैंकों से 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। आप चंद पूंजीपतियों के ऊपर इस देश का लाखों करोड़ रुपए जनता का पैसा लुटा देते हैं। सांसद को फ्री बिजली मिल सकती है, विधायक को फ्री बिजली मिल सकती है, मंत्री को फ्री बिजली मिल सकती है, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से घूमेंगे, प्रधानमंत्री 12 करोड़ की गाड़ी से घूमेंगे, लेकिन जनता को निःशुल्क शिक्षा नहीं मिल सकती, निःशुल्क बिजली नहीं मिल सकती। उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, वो मुफ्त की रेवड़ी है। और अभी आपके ही शो में कितना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं मनोज तिवारी जी। अभी कह रहे थे कि सबके लिए फ्री करो, फिर कह रहे हैं नहीं बीपीएल श्रेणी वालों के लिए फ्री करो। अभी आपके चैनल पे ही 2 अलग अलग तरह के बयान दिए उन्होंने। जैसे ही मैंने कहा कि भाई मेट्रो में भी फ्री करा दो, तो कह रहे नहीं उसके लिए एक कैटेगरी होनी चाहिए खाली। तो आप मुझे बताइए, आप अभी कह रहे हैं सबको बिजली माफ करो, नहीं ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये बाद में ये कहा कि फ्री देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन कर्ज लेकर फ्री मत दो। आज हमारे राज्यों के ऊपर कितना कर्ज चढ़ा हुआ, मैं आपको पंजाब का बताता हूं, वैसे सब राज्य, बीजेपी के राज्य भी है, आपके राज्य भी है, फ्री नहीं दे रहे। दिल्ली के नहीं, दिल्ली का बजट जो है, दिल्ली का बजट मुनाफे का बजट है 8 साल से, उसकी जांच अलग से करा लीजिए आप। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, उसके बाद सर एक सेकंड संजय जी, एक ऑडिट में आ चुका है, एक याचिका डाली गई, एक याचिका डाली गई, उसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक ये टॉप राज्य हैं जो इन पर सबसे ज्यादा कर्जा है। इसके अलावा पंजाब पर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, और दिल्ली के ऊपर बताया गया 3,600 करोड़ रुपए का कर्जा, मतलब देनदारी है, लाइबिलिटीज हैं इन स्टेट्स की। सवाल यह है, चलिए आप दिल्ली में कह रहे हैं सरप्लस बजट है, और इसके इस लिस्ट के हिसाब से भी दिल्ली का कर्जा भी मान ले तो कम है, लेकिन सवाल यह है, अब आप गुजरात में जा रहे हैं, गुजरात में आप कह रहे हैं हम हर महिला को 1,000 रुपए देंगे जो भी 18 वर्ष से ऊपर की है। यही आपने पंजाब में भी वादा किया हुआ है, वहां भी आप 300 यूनिट फ्री बिजली कह रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं हम 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक तरफ तो आपकी पार्टी भी कहती है कि देश में बेरोजगारी की जो है वो इंतहा हुई है, इतना पैसा कहां से आएगा? सौरभ जी, एक दिन में क्या सारे लोगों को नौकरी देना संभव है? क्या एक दिन में कोई भी सरकार, दुनिया की कोई भी सरकार, क्या एक दिन में जितने भी बेरोजगार हैं उनको नौकरी दे सकती है? रोजगार के साधन बनाने में वक्त लगेंगे, कोई भी सरकार बनेगी तो। लेकिन जो बेरोजगार है वो तो सरकार की व्यवस्थाओं की वजह से बेरोजगार है, उसका तो दोष है नहीं, उसका तो अपराध है नहीं, वो तो पढ़ाई लिखाई करके बैठा है बेचारा। तो उसको अगर बेरोजगारी भत्ता देने की बात सरकार कह रही है तो कौन सा गुनाह कर रही है? हम क्या कहें कि हम मोदी जी के मित्र को 20 लाख करोड़ रुपए कर्जा देंगे आएंगे तो, कि हम ये कह रहे हैं कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे? दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक केजरीवाल का मॉडल है जो आम आदमी की बात कर रहा है, बेरोजगार युवा की बात कर रहा है, उसके पीड़ा को समझ रहा है, और दूसरा मॉडल है जो कह रहा है नहीं सब चंद लोगों के ऊपर लुटाते जाओ। मनोज तिवारी जी ने भी बहुत अच्छी तस्वीर देखी होगी वो ललित मोदी की, जो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में कोई बच नहीं सकता। तिवारी जी, कितनी शानदार फोटो उसकी ललित मोदी की आई थी, वो तो आपने भी देखी होगी। वो चिढ़ा रहा है बैठ के आपको विदेश में, उसको ला पाए आप हिंदुस्तान? विजय माल्या 9,000 करोड़ लेके भाग गया, उसको आप हिंदुस्तान ला पाए? नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लेके भाग गया, उसको ला पाए हिंदुस्तान आप? जी 20,000 करोड़ लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया, एक को भी ला पाए आप आज तक? लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार में कोई बचेगा नहीं। आपकी सरकार किसके लिए काम करने के लिए है? सत्येंद्र जैन, जो पिता की मृत्यु के बाद भी कोरोना के मरीजों की सेवा के लिए काम करता रहा, जो खुद बीमार रहा, जिंदगी और मौत से जूझता रहा, वो भ्रष्टाचारी है, उसको कह के आपने जेल में बिठा रखा है। जिसने 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 150 करोड़ रुपए बचाने का काम किया, उसको आपने जेल में। आप ऐसे लोगों को जेल में भेज सकते हैं? ठीक, मनोज जी, आप कुछ नहीं कर सकते। जो बेईमान है, बड़े बड़े मनोज जी, संजय जी जरा जवाब डाल सकते हैं आप। देखिए, हाँ देखिए, संजय जी हमेशा विषय से दाहिने बाएं ऊपर नीचे भाग रहे हैं। मैं इनकी एक बात पे आना चाहता हूं। इन्होंने कहा मुनाफे का बजट है। अगर दिल्ली सरकार का मुनाफे का बजट है तो फिर जल बोर्ड पे 60,000 करोड़ का घाटा क्यों है?
इस दिल्ली में किसी गली में सौरभ जी आप चले जाइए इंडिया टीवी का कैमरा लेकर के, आपको ऐसे ऐसे महिलाओं के दर्द, लोगों के दर्द आएंगे कि जहां बच्चों को स्कूल जाना चाहिए वो पानी भरने के लिए टैंकर के इंतजार में खड़े रहते हैं। दिल्ली में एक मुनाफे का जो बजट है उसका एक एग्जाम्पल देखिए। दिल्ली में उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी के लिए 21 और 22 में ये लोग 10 लाख रुपया का ऋण देते हैं छात्रों को। 21-22 में 2 छात्रों को 10-10 लाख का ऋण दिया हुआ है, माने 20 लाख रुपया खर्चा हुआ और इसके एडवर्टीजमेंट पे 19 करोड़ रुपए का खर्चा किया। लेकिन डीटीसी के कर्मचारियों को रोना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, आपकी सुनवाई दिल्ली सरकार में नहीं होगी। एमसीडी के कर्मचारियों को यह पैसा नहीं देंगे, चाहे आप कोर्ट जाइए या जहां भी जाइए। इस मुनाफे के बजट का क्या फायदा है? मैं पूछना चाहता हूं, आपने 22,000 कमरे गिनवा दिए संजय भाई ने, क्या आपने कमरे बनाने की बात की थी या नए स्कूल बनाने की बात की थी? जनसंख्या इतनी बढ़ गई है तो नया टीचर चाहिए, नया स्कूल चाहिए न जी। क्या आपको जमीन की कमी है? क्या दिल्ली में किसी ऐसी जगह की कमी है? आज भी दिल्ली के इस व्यवस्था को क्यों नहीं कह रहे कि हमें 500 स्कूल, बोले तो एक भी नया स्कूल नहीं बता सकते। ये तो अभी लिस्ट पढ़ रहे थे वो नए स्कूल नाम गिना रहे हैं, अभी तो ये लिस्ट पढ़ रहे थे, वो नए स्कूल नहीं है। नहीं सौरभ जी, वो नए स्कूल नहीं है, वो पुराने स्कूलों में कमरे बढ़ाए हैं। सवाल उठता है कि कमरे बढ़ाए तो क्या शिक्षक बढ़ाए? कौन पढ़ाएगा बच्चों को? केवल तिरंगा यात्रा के लिए उनको निरंकारी ग्राउंड में ले जाकर के बारिश में भिगाने से तो काम नहीं चलेगा, उनके साथ फोटो खिंचवाने से तो काम नहीं चलेगा जी। एक भी नया स्कूल नहीं बना है, इसको मैं रेवड़ी बांटना बोलता हूं। एक भी नया कॉलेज नहीं बना है, इसको मैं रेवड़ी बांटना बोलता हूं। और कितने कॉलेजेस में जो छात्र अनशन पे बैठे हैं उनको जो स्टाइपेंड मिलता है वो भी नहीं दिया जा रहा है। तो इतनी बातें हम नहीं करना चाहते हैं, हम विषय पे रहना चाहते हैं कि रेवड़ी बांटना क्या होता है साहब। रेवड़ी बांटना यह होता है जो हम दिल्ली में, आपको मैं 5-6 तो वाईफाई आजकल दिल्ली के लोग ढूंढ रहे हैं, कैसा रेवड़ी बांटा। सीसीटीवी कैमरा ढूंढ रहे हैं, कैसा रेवड़ी बांटा। हमारे दिल्ली के लोग, ये भैया संजय भाई जी, ये हमको बोलते हैं हम फरिश्ते योजना चला रहे हैं, एक्सीडेंट होने पे अस्पताल ले जाते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी भी बोलते हैं तो एक देते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर आप हमको पिछले 7.5 साल में या जब से फरिश्ते योजना लागू हुई, आप क्या 100 लोगों का लिस्ट दे सकते हैं हमको? एक्सीडेंट कितने हुए हैं? हजारों में। तो ये रेवड़ी बांटना बंद करना चाहिए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी भी यही बात कहते हैं और कोर्ट भी यही बात कहते हैं। देखिए, अब तो मामला जैसे आपने बताया सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वेलफेयर स्टेट में जो आप योजनाएं ला रहे हैं लोगों के लिए, उनका भी एक बैलेंस होना चाहिए और ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा यूज होना चाहिए। और उसमें उन्होंने एक कमेटी बनाने की बात की है, अलग अलग तरह की संस्थाओं को जोड़ने की साथ में बात की है। तो देखते हैं इस पर कोई एक निष्कर्ष कभी निकलेगा कि नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा मनोज तिवारी जी, संजय सिंह जी, आपका आज कुरुक्षेत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।